हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट में हमने एक लेक्चर कवर अप किया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इट इज़ एन एक्सटेंडेड लेक्चर। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप वो लेक्चर लें, उसके बाद आप ये लेक्चर लें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और एक और हमने टॉपिक कवर अप किया था कि कैसे सेंट्रल बैंक काम करता है और सेंट्रल बैंक का जो है वो क्या काम होता है, क्या रोल होता है सेंट्रल बैंक का मनी मार्केट्स में। तो वो भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि वो दोनों लेक्चर्स आप ज़रूर लें, देन आप इस लेक्चर को लें। इफ़ यू आर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं, इन एवरी कोर्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नहीं भी स्टूडेंट हैं, स्टिल नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू विल लर्न अ लॉट। ओके, हम लेक्चर स्टार्ट करें। सबसे पहली जो हमारी लिमिटेशन है वो है टाइम लैग्स। बेसिकली रिकग्निशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी कोई भी इकोनॉमी रिसेशन में आती है, उसमें इन्फ्लेशन आता है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है, तो उसको रिकग्नाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉपर एडजस्टमेंट्स होने में, चीज़ों को रिकग्नाइज करने में टाइम लगता है। उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है कि कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है। बिकॉज पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी पूरे एक प्रोसेस से होती है, तो उसमें भी फिर टाइम लगता है। और जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपने उसका इम्पैक्ट देखना होता है किसी भी इकोनॉमी पे। जो यू कुड से कि रिवर्स इम्पैक्ट जब आता है, जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो पॉलिसी इकोनॉमी को दोबारा से रेगुलेट करती है, तो उसमें 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रॉपरली कि वो इकोनॉमी उस पॉलिसी के इम्पैक्ट को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस होंगी, रेगुलेट होंगी, उसमें टाइम लगता है। ये जो टाइम का लैग होता है ना, ये किसी भी पॉलिसी को इनफेक्टिव बना देता है, या यू कुड से कि स्लो डाउन कर देता है उसके इम्पैक्ट को, उसकी वर्किंग को। सेकेंड पॉइंट इज लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप ये चीज़ है कि बहुत सारी इकोनॉमीज, बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लाइड है वो बहुत नॉमिनल सा है, 1%, 1.5%, 2%। अब अगर सेंट्रल बैंक को मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम करना है, इंटरेस्ट रेट अगर वो कम कर भी देगा तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा डिमांड पे, बिकॉज ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम करके जब डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी तो आपकी कम्प्लीटली इनफेक्टिव हो गई। थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन सप्लाई साइड। सप्लाई साइड के जो फैक्टर्स होते हैं उस पे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री में जो मनी की सप्लाई होती है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, इसको रेगुलेट करती है। सप्लाई साइड के जो फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई साइड के जो इश्यूज होते हैं, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड या फिर लेबर शॉर्टेज रिलेटेड, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती, वो फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज डीप रिसेशन में जो इनफेक्टिवनेस होती है। जब कोई भी इकोनॉमी डीप रिसेशन में चली जाती है तो वहाँ के जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में चली जाती है, फियर हो जाता है हर तरफ। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें या जो भी करें, तो उसका सही तरीके से इम्पैक्ट नहीं आता है। बिकॉज जब तक इकोनॉमी थोड़ी सी रिकवर नहीं करेगी, थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी, कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा अनसर्टन होते हैं कि वो कहीं से भी कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज नहीं करते, या फिर कुछ भी जो है उनके बिहेवियर में चेंज खास आपको नोटिस करने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लो कॉन्फिडेंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फ्लिक्ट विद अदर पॉलिसीज। किसी भी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज चाहिए होती हैं। वो सब जो है वो एक साथ हैंड बाय, यू कुड से साइड बाय साइड चलती हैं, अलाइन करते हैं उनके गोल्स, फिर ही वो सारी पॉलिसीज इस तरह से वर्क करती हैं कि इकोनॉमी को बैलेंस कर सके। जो गोल आपको अचीव करना है लॉन्ग टर्म में, वो जो है आप अचीव कर सके। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जैसे फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है। अगर गवर्नमेंट का पर्पसफुली गोल है
कि वो टैक्सेस को रिड्यूस करती है ताकि कंज्यूमर की स्पेंडिंग इंक्रीज हो, मार्केट में ज़्यादा पैसा आए। ये गवर्नमेंट का गोल है। फॉर एनी पर्पस वो चाहते हैं कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आए। लेकिन उसी वक्त सेंट्रल बैंक ये चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि कंज्यूमर स्पेंडिंग को कम किया जाए, ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए इकोनॉमी में। तो सेंट्रल बैंक अलग गोल सेंट्रल बैंक ने अलग गोल सेट किया है फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड या फिर फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन यू कुड से। लेकिन गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक अलग गोल को टारगेट कर रही है। तो उस टाइम पे दोनों जो पॉलिसीज होती हैं वो कम्प्लीटली इनफेक्टिव हो जाती हैं। इस तरह से है, बिकॉज इकोनॉमी को चलाने के लिए गोल को भी अलाइन होने की ज़रूरत है और उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको भी अलाइन होने की ज़रूरत होती है। फिर ही जो है उस गोल को प्रॉपरली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। बेसिकली जब आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उससे जो करेंसी की वैल्यू होती है वो अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है, जिससे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती हैं, या तो नेगेटिवली या पॉजिटिवली। इस तरह से जो करेंसी, बिकॉज करेंसी की वैल्यू जो है वो डिसरप्ट होती है तो एक्सचेंज रेट ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट कर जाता है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आपकी डिसरप्ट होती हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ। बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट आती है। बिकॉज जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है वो कम हो जाती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, तो मार्केट में सप्लाई रखने का कोई मकसद नहीं होता, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से जॉब्स ले ऑफ हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे और ज़्यादा दबाव आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर रिलायंस ऑन सेंट्रल बैंक। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कम्प्लीटली सेंट्रल बैंक पे रिलाई करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को, इन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करती है, इन चीज़ों को मैनेज करती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं ना किसी भी कंट्री के, वो गवर्नमेंट उनको देखती है। सेंट्रल बैंक हेल्प आउट कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, लेकिन प्राइमरीली गवर्नमेंट जो है उनको फिक्स करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो यू कुड से के शॉर्ट टर्म गोल होता है, या आप कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो 2-3 साल के लिए ही डिज़ाइन की जाती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल गोल्स होते हैं, सॉरी, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, उनको रिपेयर करने के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, लंबा अरसा दरकार होता है। एक यू कुड से 5 साल, 8 साल, 10 साल। बिकॉज जो स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, उनको जो है वो आराम आराम से फिक्स करना होता है, और ये गवर्नमेंट का काम होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का ये काम नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये बहुत बड़ा जो है लिमिटेशन है, या फिर यू कुड से लैग है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को इनफेक्टिव करता है। बिकॉज अगर किसी भी चीज़ में अंडरलाइंग इशू है, तो जब तक आप उसको प्रॉपरली रिपेयर नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर तो इश्यूज होते जाएंगे। आप उनको रिपीटेडली रिपेयर करेंगे, लेकिन वो उसी तरह से बार बार आते जाएंगे। बिकॉज जो डिटेल्ड या डीप इश्यूज हैं, आपने उनको तो कभी एड्रेस ही नहीं किया प्रॉपर तरीके से। आपको उनके लिए पॉलिसीज डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, ताकि आप टाइम दे के थोड़ा थोड़ा करके उनको एड्रेस कर सकें। तो इस तरह से होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ग्लोबली कोई भी इशू आता है तो वो सारी कंट्रीज़ को इम्पेक्ट करता है। सॉरी, ऑयल की प्राइसेस हैं, उनमें कोई चेंज आ रहा है, ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ रहा है, तो सारी कंट्रीज़ जो है वो यू कुड से कि करेक्शन में चली जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि दबाव का शिकार हो जाती हैं। उन पे डिस्ट्रेस आ जाता है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, तो उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनफेक्टिव हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मार्केट रिएक्शंस। मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट होता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में, जब आप उसको इंटरेस्ट रेट को या फिर मनी सप्लाई को जब आप सडनली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, उससे जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, और ये छोटी छोटी सी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेती हैं। तो जब आप इस तरीके से सडन डिसीजंस लेते हैं,
तो इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं और ये मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल हो जाती हैं। इन्वेस्टर्स जो है वो तेज़ी से सेल ऑफ कर देते हैं, यानी मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जितने लोग, जितनी पब्लिक, जितने कंज्यूमर्स इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको हैवी लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में सर्टेनिटी होना ज़रूरी है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस में, फाइनेंशियल कंडीशंस में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, हर चीज़ में सर्टेनिटी होना ज़रूरी होती है। चाहे बिजनेसेस के लिए हो, बिजनेसेस भी जो है वो डीप शॉक लेते हैं अनसर्टेनिटी का, अनप्रडिक्टेबिलिटी का, लेकिन स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी डीपली वॉलेटाइल होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करती हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी इकोनॉमी का। अगर वो बहुत बुरे तरीके से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट शेक करता है और लोग उसमें पैसा डालना, इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, उस तरह से इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं जिस तरह पहले किया करते थे, बिकॉज आपकी पॉलिसीज अनसर्टन है, अनप्रडिक्टेबल है, तो इकोनॉमी को बहुत बुरा जर्क लगता है फाइनेंशियली। इस तरह होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लिमिटेशंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको ज़रूर फॉलो अप करें अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर आप स्टूडेंट हैं स्टिल, आपको इस टॉपिक को, इस लेक्चर को एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। और जब आपके लिए एग्ज़ाम होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक इज़ काइंड ऑफ मस्ट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।